हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। एंड आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है। ईवीएस पार्ट वन का फर्स्ट लेसन मैं सिखाने जा रहा हूँ। अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। दिस इज स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। ओके, सो ये जो लेसन है इसमें हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और अर्थ के बारे में और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो लेसन स्टार्ट होता है एक थिंकिंग से, जहाँ पे हमें बताया जाता है इफ़ व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई। इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मैनी स्टार्स, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। अगर हम ज़मीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखें और रात को अगर देखें क्लियर नाइट स्काई में तो हमको बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, मतलब हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। सम स्टार आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। कुछ स्टार बहुत डीप हम लोग को ग्लो करते हुए दिखता है और कुछ स्टार बहुत छोटे और एकदम हल्के, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। इफ़ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार हम लोग को चमकता हुआ दिखता है, कुछ स्टार चमकता हुआ दिखता है और कुछ स्टार चमकता हुआ नहीं दिखता। The sun and the moon are comparatively close to earth, so we can see their round shape clearly. Yes, जो sun और जो moon है वो हमारे अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए ये दोनों चीज़ हमें पूरा एकदम परफेक्टली दिखते हैं। सन और मून दोनों परफेक्टली इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वो अर्थ के बहुत नज़दीक है। द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट, इन सब को कहा जाता है हेवनली बॉडीज़। अब हम स्टार के बारे में जानने वाले हैं। स्टार, द हेवनली बॉडी दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। वो हेवनली बॉडीज़ जो चमकते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, उन्हीं को हम स्टार बोलते हैं। स्टार हैव देयर ओन लाइट। सन इज़ अ स्टार। सन जो है वो भी एक स्टार है और वो अर्थ के सबसे नज़दीक है। इट इज़ क्लोजर टू अस दैन एनी अदर स्टार। बाकी स्टार बहुत दूर है, सबसे नज़दीक जो स्टार है हमारे अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा स्टार, सबसे बड़ा स्टार है वो है सन। हैंस इट अपीयर बिग। उसके नज़दीक होने के कारण ही वो हमें सबसे बड़ा दिखता है। बाकी इससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं लेकिन वो दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखते हैं। इट इज़ ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी स्टार। जब दिन के टाइम में सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज़ होती है जिसके कारण बाकी स्टार्स की लाइट जो है वो छुप जाती है, इसीलिए रात को ही सिर्फ स्टार नज़र आते हैं, दिन में स्टार्स नज़र नहीं आते। अब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। द हेवनली बॉडी दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसे हेवनली बॉडीज़ जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है और वो चमकती भी नहीं है, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनके पास खुद का लाइट नहीं होता तो वो कहाँ से लाइट लेते हैं? दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार। हम सबको मालूम है जितने भी प्लैनेट्स है किसी को भी खुद का लाइट नहीं है, वो सबको लाइट कहाँ से मिलती है? सन की तरफ से मिलता है सबको लाइट। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्लस वो खुद भी घूमते हैं, अपने आप खुद भी घूमते हैं और सन के आसपास भी घूमते हैं। अब हम सीखने वाले हैं सोलार सिस्टम के बारे में। आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। हमारा अर्थ जो है जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी जिसको हम बोलते हैं, वो एक प्लैनेट है और इट गेट लाइट फ्रॉम द सन। उसको लाइट कहाँ से मिलती है? सन की तरह, सन से उसको लाइट मिलती है। इट मूव अराउंड द सन। और ये जो प्लैनेट है ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? सन के इर्द गिर्द घूमता है। सन एक ही जगह पे रहता है, प्लैनेट उसकी तरफ, उसके इर्द गिर्द घूमता है। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जब सन के इर्द गिर्द घूमता है उसके घूमने को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। बिसाइड अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट है जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये जो आपके टेक्स्ट बुक में फ़ोटो दिया गया है, इट इज़ टेकन फ्रॉम मैन मेड सैटेलाइट। ये जो अर्थ का एक फ़ोटो दिया गया है ये एक इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट को भेजा गया था स्पेस में और उस सैटेलाइट ने इस फ़ोटो को खींचा है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है।
Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. Yes, जो भी planets है जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं वो एक ही लाइन में घूमते हैं, वो लोग कभी अपना रास्ता बदलते नहीं हैं, और जिस रास्ते पे वो गोल गोल घूमते हैं उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं. द पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट. हर प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है सन के इर्द गिर्द. द सन विच इज अ स्टार and the planet that revolve around it are together called solar system. सन जो बीच में है और ये जो सारे planets उसके आसपास घूम रहे हैं, इन सब को मिलाकर हम पूरे को solar system बोलते हैं. Beside the planet, the solar system also include various other heavenly bodies. अब सन और planets के अलावा भी हमारे solar system में और भी चीज़ें हैं. कौन सी वो चीज़ें हैं? सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं हम सैटेलाइट्स के बारे में. सब हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट. यस, प्लैनेट्स के आसपास कुछ हेवनली बॉडीज है जो प्लैनेट का चक्कर लगाती है. प्लैनेट किसका चक्कर लगाती है? सन का. लेकिन प्लैनेट के आसपास भी कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज होती है जो सिर्फ प्लैनेट का चक्कर लगाती है. उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन. सैटेलाइट को भी खुद का लाइट नहीं होता, उसको भी लाइट कहाँ से मिलता है? सूरज की तरफ से, सन की तरफ से. हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम है मून. वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है और उसको लाइट मिलता है सूरज की तरफ से, इसीलिए वो अर्थ का सैटेलाइट कहलाता है. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सबके पास सैटेलाइट्स है. किसी के पास एक से ज़्यादा है, ओके, किसी के पास एक है, किसी के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स है. द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद दैट सैटेलाइट. जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं और प्लैनेट अपने साथ सैटेलाइट्स को भी लेकर घूमते हैं. नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में. There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planet. कुछ छोटे छोटे heavenly bodies है, ये planet से भी छोटे होते हैं, ओके. इनको हम dwarf planet बोलते हैं. अब ये dwarf planet क्यों कहलाते हैं? आपको पता है बहुत टाइम पहले प्लूटो भी एक planet हुआ करता था, लेकिन अब वो dwarf planet कहलाता है. The reason is हर planet का एक specific orbit होता है और वो specific orbit में ही rotate करता है. ड्वार्फ का भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हर प्लैनेट का एक टाइम होता है कि वो इतने दिन में अपना एक चक्कर सन के इर्द गिर्द पूरा करेगा, और वो खुद भी घूमने का जो स्पीड है उसका वो स्पीड भी फिक्स्ड होता है. जैसे अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगता है और खुद को घूमने में 24 आवर्स लगता है. ये फिक्स्ड है, हर प्लैनेट का ये फिक्स होता है. लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ प्लैनेट्स के अंदर चेंजेस आते हैं और वो उनका ये टाइम जो है बिगड़ जाता है और ये टाइम उनका फिक्स नहीं रहता. ये कैसे भी घूमते हैं, अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन ये कैसे भी घूमते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, और तब वो कहलाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट. इसीलिए प्लूटो भी अब बन गया है ड्वार्फ प्लैनेट. दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन. जैसे कि मैं बता रहा था, उनका खुद का ऑर्बिट होता है. उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं एस्ट्रॉइड के बारे में. बिटवीन प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में देयर इज़ अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज़. कुछ छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ हमें दिखते हैं पत्थर के जैसे. दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड. मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में एक पार्टीशन सा नज़र आता है, बहुत सारे पत्थर घूमते हुए दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन. ये पूरा सन का भी चक्कर लगाते हैं. Compared to sun, other heavenly bodies in the solar system are much more smaller. सन बहुत बड़ा है, उसके कंपेयर में जितनी भी हेवनली बॉडीज़ है वो सारे छोटे हैं साइज में. मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉलर देन सन. मून अर्थ के बहुत नज़दीक होने के कारण हमें बड़ा दिखता है, लेकिन मून कंपेयर टू सन बहुत छोटा है. डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम इज़ गिवन बिलो. इन इट यू सी द सन in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbit. The planet, the satellite, dwarf planet and asteroid are all part of the solar system. अभी अभी मैंने जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको समझाया, जो प्लैनेट्स है, जो स्टार है सन, जो एस्ट्रॉइड के बारे में हमने जाना, ड्वार्फ प्लैनेट, सैटेलाइट, इन सब के मिश्रण को, इन सब को एक साथ हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, जिसका
फोटो आपको अभी दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर है, डायग्राम ऑफ अ सोलर सिस्टम. प्लीज नोट दैट ओनली अर्थ सैटेलाइट इज शोन इन इट. सिर्फ अर्थ का जो सैटेलाइट है, छोटा सा आपको मून दिख रहा होगा, सिर्फ उसी को बताया गया है. बाकी प्लैनेट्स के भी खुद के सैटेलाइट्स है, बट वो इस डायग्राम में नहीं शो किए गए हैं. आप जब आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा. Now we are going to study about gravity. All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. अब स्पेस में जितने भी चीज़ें हैं, मेड बी सैटेलाइट, मेड बी एस्ट्रॉयड, मेड बी प्लैनेट, मेड बी सन, सब अपने अंदर से एक फोर्स निकालते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं. एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, सन सारे प्लैनेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, बाकी प्लैनेट सन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से इस फोर्स को जो नाम दिया गया है वो है ग्रेविटी. और इसी फोर्स के वजह से सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं. अगर ये ग्रेविटी नहीं होता तो प्लैनेट्स के ऑर्बिट भी नहीं होते, सब इधर उधर घूमते रहते. द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट. अब सन जो है वो सारे प्लैनेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, वेर एज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन. लेकिन प्लैनेट क्या चाहते हैं कि वो सन से दूर जाए. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस, सन अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन प्लैनेट दूर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन होता है और प्लैनेट अपने ही फिक्स डिस्टेंस में ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. इन द सेम वे सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट. इसी तरीके से सैटेलाइट भी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि प्लैनेट उनको अपनी तरफ खींचने पे मजबूर करता है लेकिन सैटेलाइट प्लैनेट से दूर जाने की कोशिश करता है. ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन्स ऑन इट. हर प्लैनेट में खुद की ग्रेविटी है. किसी प्लैनेट में ग्रेविटी बहुत कम है, किसी प्लैनेट में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है. हमारे अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ही सारी चीज़ें उसकी जगह पर स्थित है. अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सारी चीज़ें फ्लोट करती. इवन इफ़ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स इट फाइनली फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड. अगर हम बहुत प्रेशर लगाकर भी किसी चीज़ को ऊपर फेंके, फिर भी फाइनली वो चीज़ नीचे ही आकर गिरती है ड्यू टू ग्रेविटी. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of the gravity. So, बहुत टाइम से लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट बना रहता है कि वो स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे. स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों ने रॉकेट्स का इन्वेंशन किया है. रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर दैट पर्पस. यस, बहुत टाइम से लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट रहा है कि वो स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे और स्पेस की अलग अलग चीज़ों को स्टडी करेंगे, बट स्पेस में जाना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया है. आपने दिवाली में फायर क्रैकर यूज़ किया होगा. रॉकेट जिसको बोलते हैं, दिवाली में रॉकेट सबने जलाया है. उसके अंदर ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लाई होने लगता है. ये छोटा सा रॉकेट है जिसमें छोटा एक्सप्लोजन होता है, बट अगर हमें बड़ा रॉकेट चाहिए किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने के लिए, जो रॉकेट का यूज़ किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए रहता है. वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस. A tremendous quantity of fuel is burned in rocket so that spacecraft weighing thousands of ton can be launched into space. दिवाली का रॉकेट बहुत छोटा होता है और उसके साथ ज़्यादा वेट भी नहीं होता है, इसके लिए वो ऊपर उड़ पाता है. लेकिन जो असली में रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं उनका वजन टन्स ऑफ किलो होता है, मतलब 1000 ऑफ टन्स होता है. तो उनको स्पेस में पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल को बर्न करना होता है, तब जाके किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाया जा सकता है. इन द 20th century a few countries of the world developed space technology and send hundred of spacecraft into space. 20th century में अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एक स्पेस टेक्नोलॉजी को बनाया गया और इसको यूज़ करके हज़ारों और 100 से भी ज़्यादा स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया है. आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. हमारे कंट्री में भी ISRO नाम का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इस पर काम करता है और अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजता है फॉर सम रिसर्च पर्पस. सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन स्पेस
सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट एंड सैटेलाइट। कुछ स्पेस क्राफ्ट को बनाया गया रहता है कि वो स्पेस में ही रहेंगे, कुछ स्पेस क्राफ्ट को वापस अर्थ में लाया जाता है, या फिर कुछ स्पेस क्राफ्ट को दूसरे प्लैनेट में लैंड कराया जाता है या सैटेलाइट पे लैंड कराया जाता है उसका रिसर्च करने के लिए। इन सम मिशन साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पेस क्राफ्ट। कुछ कुछ मिशन में उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक साइंटिस्ट भी बैठा होता है जिसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेस और सोलार सिस्टम, अर्थ, सन, ये सब कैसे काम करता है। सो आपके टेक्स्ट बुक में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट के बारे में भी दिया गया है, राकेश शर्मा। एंड उसके साथ साथ अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में एक और चीज़ के बारे में बताया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दो चीज़ें बताई गई है, चंद्रयान के बारे में बताया गया है और मंगलयान के बारे में बताया गया है। तो ये सेल्फ स्टडी है, आप खुद से इस चीज़ को स्टडी करो और इसके बारे में और फैक्ट आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हो। बाद में आपके टेक्स्ट बुक में एक मैनमेड सैटेलाइट के बारे में भी बताया गया है कि मैनमेड सैटेलाइट को क्यों भेजा जाता है, ये भी आप सेल्फ स्टडी करोगे। ऑलवेज रिमेंबर बोल के एक पॉइंट है, ये भी आप खुद से रीड करोगे। कुछ भी डाउट आता है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, हो सकता है मैं सेकेंड लेसन एक्सप्लेन कराऊँ। सो उसके लिए फटाफट सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।